श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गोधूली के पहला चैप्टर है कि नहीं जी। गोधूली के पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है श्रम माने काम, विभाजन माने बंटवारा, काम के बंटवारा और जाति प्रथा है कि नहीं जी। ये काम के बंटवारा और जाति प्रथा कैसे इस पर हावी होते जा रहा है ना। जात पात के बारे में है, जिसको लिखा है हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने लिखा है? इनको भी बताने का जरूरत है कि कौन है, इनको ये परिचय का मोहताज हैं ये। जैसे वो जीवनानंद दास जी थे, उनका बारे में बताया कि हाँ बंगाल के वो कवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर जैसन थे, है ना। ये भी अगर पहचान के मोहताज हैं तो समझ जाओ, ये पहचान के मोहताज हैं, इनको कौन नहीं जानता, सब जानता है। चलो इनके बारे में लेकिन कुछ डीप में जान लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, इनका जन्म इनका जन्म 14 अप्रैल 1800 एक मिनट 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी से आज से लेके कितना दिन पहले जोड़ो। कितना साल पहले हैं? 133 133 साल है ना। 133 साल पहले किनका जन्म हुआ था? 24 चल रहा है, देखो तो 24 2000 के ई पट्टी हो गया है ना। 24 ही 2020 के ई पट्टी, 2000 के ई पट्टी 24 साल। और इनका जन्म हुआ है कहाँ गया, 1891 में। मतलब कि 9 साल घट रहा है 1900 में, है ना। 9 इधर जोड़ दो तो 24 9 33 और 1900 से 2000 तो 100 का हम मैथ पढ़ा दिए। अब बढ़ते चला जा रहा है तुम। 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी में, माने कि 133 साल पहले। ऐसे बताएं काले कर देते हैं तो इन्हीं से जुड़वा देते हैं कि अगर ई नहीं याद रहेगा तब कम से कम ई याद रहेगा ना, तो घटा लेगा, मेहनत कर लेगा इतना। ई दिन के इनका जन्म हुआ। चलो कहाँ में हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ में हुआ? महू के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश एमपी, भारत के बीचों बीच है ना, तभी तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश में कहाँ में? तो महू में, मध्य प्रदेश के महू में। चलो मध्य प्रदेश पहले था जो, मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ सुना है ना, साथे था लेकिन वो टूट गया। हाँ, छत्तीसगढ़ टूट गया। एक दलित परिवार में जन्म हुआ। कैसन परिवार में जी? दलित परिवार, गरीब परिवार, मतलब कि चमार जाति के सब कुछ, मैंने नीच जाति में जन्म हुआ इनका। ठीक है, हाँ दलित परिवार कहेंगे यहाँ। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित, माने कि बढ़िया पढ़ल लिखल, है ना, बढ़िया पढ़ल लिखल जनों में से एक थे। माने कि ये अपन जमाना के बड़ी पढ़ल लिखल आदमी थे, है कि नहीं। हमको तो लगता है कि यहो जमाना के सबसे पढ़ल लिखल आदमी होंगे ही, है ना। क्लास चलते रहता था अंदर ही, बाहर काम करते करते ही समझ जाते थे क्लास में क्या पढ़ाई हो रहा है। क्लास चल रहा है, बाहर झाड़ू उड़ू लगा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, वो क्लास सीख रहे हैं। एक बार जैसे नहीं कोई अधिकारी आता है, तो क्लास के बच्चन से पूछा, कुछ सवाल पूछा, कोई भी वर्ग के होंगे तो नहीं आया लेकिन के, मास्टर के सुनावे लगे उल्टे पुल्टे। तब ये कहें कि हम बताएंगे, आप पूछिए। पूछे इनको से, बताए कि हाँ बहुत बढ़िया है, कि गलती मास्टर साहब में नहीं है, गलती सब लेखमने में है ना। ये सब लेखमने नहीं पढ़ता है, हम कहीं से सीख गए बाहर ही से। माने कि बहुत बढ़िया पढ़े लिखे आदमी थे, सुपठित थे अपन जमाने में, है ना, बढ़िया पढ़ा लिखल, पढ़ा लिखल आदमी थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन मतलब इंग्लैंड, उन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। देखो
अपनी प्राथमिक शिक्षा करने के बाद ही, प्राथमिक शिक्षा कैसे कैसे हुआ है तुम लोग को सब पता होगा। सीरियल भी आता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उसमें भी देखा होगा, है ना। उनमें तो आओ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि नहीं जी। ये अपना शिक्षा लेने के बाद बड़ौदा नरेश किनकर प्रोत्साहन पर, छात्रवृत्ति, हाँ हाँ, प्रोत्साहन राशि के बाबू पढ़ने में सही है, जैसे छात्रवृत्ति मिलता है ना बच्चों को, पढ़ने में सही है तब मिलता है छात्रवृत्ति, वही स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, है ना। स्कॉलरशिप की राशि पर ही पढ़ने कहाँ गए, न्यूयॉर्क, कहाँ गए जी, न्यूयॉर्क। फिर वहाँ से लंदन जो कि इंग्लैंड में है गए, उन्हें संस्कृत के धार्मिक ज्ञान लिया, पौराणिक मैंने पूरा जो पूरा पूरा पुराना पुराना ज्ञान रहता है उस सब, और पूरा वैदिक वांग में अनुवाद के जरिए पढ़ा। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, देखो अब क्या क्या है ये ध्यान रखना है यहाँ से, कुल मिलाकर के चलो आ जाओ। इस सब मिला करके जो बने क्या क्या थे देखना, इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। ये इतना चीज बने जी, देख रहे हो। आजकल सब एक एक डिग्री नहीं ले पा रहा है, ये देखिए क्या क्या थे, इतिहास मीमांसक थे, विधिवेता थे, अर्थशास्त्री से, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, आ सकता है मेहनत में इतनी। ये क्या लिखा हुआ है, हाँ स्वदेश है, काहे कि यहाँ से ज़्यादा तुम लोग को उधर से दिख रहा होगा, है ना, दूर है। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश मतलब स्व मैंने अपना, देश मैंने देश, मैंने अपने देश में कुछ समय तक क्या किए, वकालत भी की। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखो किनको सम्मान दिलाने के लिए, पहले नारी को तो सम्मान था, पहले तो वो सती प्रथा था, पति मर गया तो पत्नी को भी में जलाता था, इसे से था, है ना। तो ये किए अछूतों के लिए, अछूत मने, अछूत मतलब दलित नीच जाति के लोग जिसको सब अछूत मानता था, लेकिन वो सब अछूत नहीं थे, है ना, अछूत तो सब नहीं थे, है कि नहीं जी। हाँ वो तो अब इनके वजह से ना, हाँ? लगता है कि तुम किया है कुछ कांड, लगा है तुमको पर, तब जानता है बढ़िया से। चलो अछूतों, किनके लिए ध्यान रखना इसको, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार मतलब उनका अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान उनको दिलाने के लिए, इज्जत दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, बहुत प्रयास किए। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। तो उन्हीं के प्रेरक व्यक्ति कौन होगा, ज्योतिबा फुले। तुम लोग को कौन है जी प्रेरक कवि की नहीं, इनको देखते हैं तो कहीं लगता है कि इनके जैसा बन जाए, कोई है कोई होगा तुम लोग के, लेकिन कोई ऐसा आदमी होगा जिसको तुम बताने से शर्मा रहा है। इनके प्रेरक व्यक्ति रहे मतलब उन प्रेरणादायी रहे, अरे होता है कोई कोई भी होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 व्यक्ति के गो, 3 व्यक्ति इनको प्रेरक रहे, मतलब प्रेरणा लेते थे, है ना, कि उनके जैसा बन जाए, है ना। लेकिन तन तीन गो रहता, मोबाइल लगा उठाया कहे खेसारी लाल के गाना, है ना, ऐसे ही ऐसे टिप के माइक वाला कहे खेसारी लाल के गाना। वैसे ही इनको प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध अलग, कबीर अलग, ज्योतिबा फूले अलग। बहा चलो इतना बातचीत कर लिए कि तुम लोग भूल गया होगा सब, है ना। तो बता दो कि जन्म कब हुआ था,
14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में तुम लोग का जन्म हुआ, तुम लोग इतना अभी तक है, अभी तक बूढ़ा उढ़ा नहीं हुआ। हाँ तो ऐसे कहो। चलो, हम लोग कहाँ थे? इनको 3 गो प्रेरणादायक व्यक्ति रहे, एगो बुद्ध, एगो कबीर, एगो ज्योतिबा फूले। 3 गो से ही बहुत प्रेरित रहे, है ना। भारत के संविधान निर्माण में ध्यान देना। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के संविधान ऐसा नहीं कि यही लिखे, इनका एगो अहम भूमिका था, है कि नहीं। सबसे ज़्यादा भी नहीं कहो, कम भी नहीं कहो, मतलब मेनली रूप से ये भी थे, है ना। अब चलो, इनका जो कहानी सब लिखा हुआ है ना, इनका जो कहानी सब, ये सब कभी पढ़ के देखना कितना मज़ेदार रहता है। देखो, इनका जो मृत्यु है दिसंबर 1956 में। कब? दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। कहाँ में निधन हुआ? जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। चलो, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, उनको रचना देखते हैं, है ना। बहुत सारा पुस्तकें लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, है ना, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल माने कि अछूत, अनटचेबल, स्क्रीन टच होता है ना, अनटचेबल अछूत है। हु आर दे, हु आर दे, हु आर क्षुद्राच, क्षुद्राच, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज फॉल एंड द, क्या है जी, दिखता नहीं है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इतना ही लिखे, ठीक है। अब देखो, ये सब अंग्रेजी में। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंड में प्रकाशित हुआ। क्यों खंड में? 21 खंड में प्रकाशित हुआ। इसको फिर से पढ़िएगा घर पे, जितना जिसका जिसका रहता है लेखक परिचय, उसको आप रीडिंग दो, है ना। रीडिंग देने से होगा ही कि उनके जीवन से आपको कुछ सीखने के मिलेगा। हाँ, सिर्फ रीडिंग से, बैठ के याद नहीं करना है उनको। उनका जीवन देखो कि उनका जीवन कैसे गुजरा। क्या वो बचपन में हमारी तरह मौज काटे? अगर कोई बचपन में ऐसा, हमको कोई रेयरे मिलेंगे जो बचपन में मौज काटे, वो आगे चल के इतना बड़ा बने होंगे, है ना। जे बचपन में जितना कष्ट किए होंगे लिखने वाले लेखक लोग, उतना ही आगे जाके विख्यात प्रसिद्ध हुए होंगे, है ना। तो तुमको पढ़ने से समझ आएगा कि बचपन में जो हम मौज काटते हैं वो सही बात नहीं है। देखो, इनका रचना, हम क्या बता रहे थे कि इन सब के पढ़ने से, रीडिंग देने से लेखक परिचय का फायदा होता है, ये बता रहे थे ना। इस सब के स्ट्रगल हमनी को समझ में आता है। जैसे कोई कोई जैसे नहीं, कोई फेमस हो जाता है, कोई हीरो चाहे कुछ हो रहेगा, जैसे तब कहता है कि हाँ हम बचपन में दूध बेचते थे, लिट्टी चोखा, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हुए, चाय बेचते थे, हम कैसे कैसे किए तब आए यहाँ, है ना। तो यही सब हमको पढ़ने से सीख मिलता है, इनसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा सबसे, है ना। इसको रीडिंग देना है घर पे। चलो,
इनके बाद कहते हैं यहाँ प्रस्तुत पाठ, देखो पाठ में हम लोग को क्या देखना है ना, पाठ में क्या देखेंगे वो है प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट से कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित है किंचित संपादन के साथ लिया गया है। देखो इतना सारा ही लिखे हैं, लेकिन उनमें से वो था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, इधर कहाँ है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये देखो एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो कहते हैं कि जो हम पढ़ेंगे अभी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ये लिया गया है कहाँ से, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट के, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, लेकिन एनहिलेशन ऑफ कास्ट तो लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो उसको हिंदी में रूपांतरण किए ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, है ना, ललई सिंह यादव ने उनको रूपांतरण किया हिंदी में जाति भेद का उच्छेद, जो हिंदी में रूपांतरण किया तो उसका नाम है जाति भेद का उच्छेद, उसी से यह वाला पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर। इसके बाद देखो यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल जाति पाति तोड़क मंडल, लेकिन उससे पहले देखो ये क्या है, भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ये जो भाषण है कहाँ के लिए तैयार किया गया था, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया, माने सम्मेलन रुक गया, है ना। ये भाषण बना था उस सम्मेलन में देवेला, लाहौर के सम्मेलन में 1936 वाला में, और वहाँ स्थगित हो गया वो कार्यक्रम, तो भाषण मिल ही नहीं पाता, हमनी को भाषण हम दे रहे हैं, है ना। और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारत के समाज में श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विमर्शता पूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्था अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी कहाँ है जी, एक यहाँ संप्रभात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका। चलो इतना में हमको इम्पोर्टेंट क्या क्या हुआ, इनका को जन्म मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ कहाँ मृत्यु हुआ, कहाँ से, हाँ इसके पहले उनका सारा रचना, ये पाठ कहाँ से लिया गया है ना, द एलिनेशन ऑफ कास्ट, कौन रूपांतरण किया हिंदी में, ललई सिंह यादव। ये क्या है, भाषण है ना। इतना चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ याद मत रखना। आगे बढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी बढ़ा जाता है आगे। किनका अभी नहीं हुआ होगा, दो बजे, देखो अक्षर ज्ञान है। चलो प्रस्तुत पाठ में मतलब कि इस पाठ में देखना, ध्यान देना आप, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में वही है, लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज में उत्पन्न, पेन लाके, चलो आगे बढ़ो,
आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। सबसे शुरू में रहता ना है ओकरे ला डर रहता है, बीच में तो सब आ ही जाता है। इस पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण, मतलब जात पात वाला रीति रिवाज के कारण उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है। आज के वैज्ञानिक इसका एक एक लाइन एकदम प्योर, एकदम 16 कैरेट नहीं 24 कैरेट सोना है। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हाँ देखो कितना बढ़िया लाइन आया, एकदम डायरेक्ट। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है, माने कि मानते हैं। कहते हैं जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक मतलब जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद को क्या करते हैं, बढ़ावा दे देंगे। नहीं भाई, जातिवाद बहुत बढ़िया चीज है ना। जातिवाद के पोषक का क्या कहना है, जातिवाद के पोषक की कमी है नहीं। जातिवाद के पोषक हैं वो क्या कहते हैं जी, उनका तर्क है कि आधुनिक समाज माने कि विकसित समाज और कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। कौन कहते हैं ये सब, जातिवाद के पोषक। चूंकि मतलब जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का दूसरा, जात के अनुसार श्रम का विभाजन होना चाहिए कि नहीं है, अरे होना चाहिए। जात के जात के आधार पर काम बंटवारा होना चाहिए कि नहीं, नहीं। अभी आया, चूंकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का दूसरा रूप बने हुए हैं, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती हैं, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। हमरे ऐसा देश है जहाँ खूब जाति पाति चलता है ना, दबा के चलता है। देखो यहाँ से कहते हैं कि जो जाति प्रथा है एक श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप बन गया है। श्रम विभाजन मैंने काम के बंटवारा, जाति प्रथा जैसे कोई मान लो मोची है ना, वो सिर्फ जूते सिएगा। मान लो उसको अगर जूता सीने में नहीं मन लगता है, उसको पढ़ाई करे में चाहे और कुछ करे में मन लगता है तो वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन ये सब जातिवाद के पोषक है जो कहता है कि हाँ तुम सिर्फ मोची है तो जूता ही सी लोगे, कहीं नहीं मोची है उसको लकड़ी के सामान बनाने में अच्छा लगता है ज्यादा, तो नहीं बना सकता है, हैं बना सकता है ना जी। तो ऐसा बात कहते हैं, इस सब के कौन बहुत हद तक कम कर दिए, जाति प्रथा। हाँ आजकल मोची है तो जाके बाहर में काम कर रहा है, कुछ मन आ रहा है जो कर रहा है ना। जातिवाद के पोषकों का क्या कहना है, हाँ ये जातिवाद के पोषकों का क्या कहना है। देखो उनका क्या कहना है कि आधुनिक समाज और कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का दूसरा रूप बन चुका है। हाँ लेकिन जो जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन है ना, ये बहुत अस्वाभाविक है, एकदम बेकार है। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का माने मजदूरों का अस्वाभाविक विभाजन, मतलब कोई बेचारा मजदूर है वो उतना ताकतवर नहीं है, वो कितना मजदूरी करेगा, है ना, मर जाएगा तुरंत, दूसरा काम करेगा है कि नहीं। लेकिन उसको समाज कहता है कि तुम मजदूर है, मजदूर ही रहो, है ना। ये सब सही है नहीं है। विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती हैं। मतलब कि तुम चप्पल सिल रहा है, जूता सिल रहा है तो तुम नीच है ना। और कोई अगर दुकान में बैठ के, दुकान बड़ा में बैठ के अगर कुछ बेच रहा है तो ऊंचा है कि नहीं। इस सब काम के अनुसार पर उनको ऊंच नीच का करार दिया जाता था, है कि नहीं जी। आजकल भी देता है। तुम जाता है मोची के दुकान पर तो कभी भी अपन जूता चाहे चप्पल खोल के दिया है, कहीं देखना शहर उहर में पटना उटना जाना देखना, वैसे नहीं रहता है लोहा वाला, उस पर ऐसे जूता रख देगा, लीजिए पॉलिश कीजिए, अरे खोल के दो जूता, है ना, है ना, माने कि नवाबी नहीं रहेगा। कैसे सामने जूता है, अगर पीछे मारना है तो वो बैठल है तो तोरा उठ के इसे जूतवा हुलकेगा तो पैर पकड़ के,
मान लो गलती से तुर जूता पॉलिश करे में वो काला वाला मोबिल है चाहे जो रहे, तुमको अगर पेंटे पर लग गया तो तुम उसको हल्ला करेगा कि नहीं, चिल्लाएगा कि नहीं? तब ओकरा जा तो नवाबिक तुम है ना? खोल के दे दो। वो तुमको नहीं देता है दूसरा चप्पल के लीजिए पर गोड़वा रख लीजिए। तब हाँ, देखो, अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर सकता। यहाँ देखो, कहते हैं कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन माने काम के बंटवारा के चलते जो मतलब लोग है खुल के अपना पेशा का चुनाव नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि कोई नीच जात के है लड़का, उसको मन लगता है माने वो जो कहते हैं पूजा पाठ करवा में करवा सकता है। हाँ, है हमारे गांव में करवाते हैं पूजा। है एगो, है कि नहीं? आजकल जोन जो चाहे हो सकता है। ये जो श्रम मतलब कि जाति का विभाजन है, ये हुआ था कौन आधार पर? और अब कौन आधार पर हो रहा है? ये हुआ था काम के आधार पर। जैसे तुम अगर 4 गो में बटाया था। जैसे तुम अगर लड़ाई झगड़ा वाला करते हो मतलब रक्षा करते हो, तुम क्षत्रिय जाति को, है ना? वो आजकल है हमारे गांव में क्षत्रिय मतलब राजपूत ही समान। आजकल है जो क्षत्रिय है दारू पी के पुलिस में पकड़ा ले, कह रहे हमको नहीं पहचानता है। यहाँ पहचानते हैं, है कि नहीं जी? उसको काम का है, वो आधार पर हुआ था, लेकिन इधर दूसरे रूप में लिया गया है। ये सब अलग मैटर है। ये सब करना नहीं कभी अपने आप से, है ना? आजकल गाड़ी पर ज्यादा तुमको जातिवाद देखने को मिला। कोई के गाड़ी पर यादव लिखवाले है, कुछ बहुत चीज लिखवाले है। गाना सबसे ज्यादा जातिवाद वाला गाना निकलता है बिहार में। यही जातिवाद है जो बिहार के लेकर डूब जाएगा। बिहार के लेकर डूबे में केकर सबसे बढ़िया हाथ है? जातिवाद के, है ना जी? जातिवाद वाला लगी सब लेके डूब जाएगा। खाली जातिवाद वाला गाना, सब कुछ जातिवादे वाला। अब चलो, माता पिता के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। माने कि माता पिता के काम के अनुसार होकर बाल बच्चा के भी काम निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध दिया जाता है। माने कि एगो आदमी के जीवन भर के लिए एक एक काम में बांध दिया जाता है ना? वही काम करते रहो, भले ही उसका वो काम में मन लगे चाहे ना। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए लेकिन वही काम करे, है ना जी? काम में बचत नहीं है, भूखे मर जाओ लेकिन काम तुमको वही करना है। पौत्रिक पेशा में वह पारंगत नहीं हो, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। मतलब कि बाप दादा आ रहे हैं करी तो हमारा दूसर काम, वो हमारा से काम होवा ही नहीं रहा है, उसको में हम भूखों मर जाएंगे लेकिन फिर भी वो काम करना है कि नहीं जी? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण। भारत में जाति प्रथा, भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? जाति प्रथा। बेरोजगारी तो पूछ ही रहे हैं जी। बेरोजगारी के कारण जाति प्रथा प्रमुख एगो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये जितना तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये सारांश है। अगर लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाएं तब तो निकल जाएगा पूरा दिन। ये सारांश है। जैसे ये तुमको दिख रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, ये तुमको एगो आंसर है। हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना, है ना? कहाँ तक लेके आ गए? हम्म, देखो, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा, काम के विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, माने कि गंभीर दोष से भरा हुआ है। आज के उद्योगों में भी गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी बड़ी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। इसका मतलब है कि आज उतना बड़ा कारण ये नहीं है, गरीबी और उत्पीड़न इतना बड़ा समस्या नहीं है जितना बड़ा कि बहुत से लोग हैं जो उनको निर्धारित काम दे दिया गया है, जैसे उनको काम थोप दिया गया है ना, नहीं आता है फिर भी करो, ठीक है? वो बिना अरुचि बिना मन के वो काम करे जा रहे हैं।
उनका मन नहीं वो काम करने का, फिर भी वो काम किए जा रहे हैं, बेबस हैं वो काम करने के लिए। ऐसन परिस्थिति में स्वभावतः मैंने अपने आप ही मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करना, काम मन से उसको मन लग ही नहीं रहा काम करने में, काम सही से करेगा, टाल देगा काम के वो, है ना। अरे हमको नहीं आता उसको कहो, खा रहे हैं उसको कहो, पानी पी रहे, अरे सांस ले रहे हैं उसको कहो, टाल देगा वो काम के, टालू काम करने लगता है और काम को कम करने लगता है, काम को कम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एगो हानिकारक प्रथा है ना। पैसा कौड़ी से भी जब काम करें मन नहीं लगेगा, तुम काम सही से करवे नहीं करोगे, पैसा कौन देगा, सब हानिकारक है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। देखो, आदर्श समाज में मतलब बढ़िया समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। भाईचारा के बाद भाईचारा का मिश्रण कैसन है जी, दूध पानी की तरह मिला दो पता नहीं लगेगा, वैसा होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। बुक दिखाओ, इसमें हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं।